प्रादेशिक नियोजन के प्रश्न पत्र के क्रम में आज हम प्रादेशिक पदानुक्रम यानी रीजनल हायरार्की के बिंदु पर कुछ चर्चा करेंगे। प्रदेश का मतलब समानताओं के आधार पर पृथ्वी की धरातल पर पाए जाने वाले क्षेत्रों के वर्गीकरण से होता है। ऐसे क्षेत्र जो पृथ्वी के धरातल पर चुने गए तथ्यों को लेकर समानता दिखाते हैं वे प्रदेश कहलाते हैं। प्रादेशिकरण भौगोलिक अध्ययन का महत्वपूर्ण उपागम रहा है। इससे किसी प्रदेश के विशिष्ट स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। प्रत्येक प्रदेश के अपने विशिष्ट स्वरूप के अनुसार ही उसके विकास हेतु नियोजन किया जाता है। प्रत्येक प्रदेश अपने आप में विशिष्ट है, इसलिए उसके नियोजन की जो वांछनीयताएं हैं वो भी अलग अलग होती हैं और उनका विकास के लिए योजना भी अलग अलग बनानी आवश्यक होती है। प्रदेश की भौगोलिक अवधारणा प्रादेशिक नियोजन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इन्हीं कारणों से क्योंकि किसी एक प्रदेश में सर्वत्र पूर्ण समानता नहीं पाई जाती, अपितु विभिन्न स्तरों पर प्रदेश के सामान्य गुणों में न्यूनाधिक परिवर्तनशीलता देखी जाती है। इसलिए किसी भी प्रदेश के द्वितीयक स्तर के, तृतीयक स्तर के, चतुर्थक स्तर के उप प्रदेश सब रीजन्स बनाए जा सकते हैं। इन अलग अलग विशेषताओं के अनुसार किसी प्रदेश का वर्गीकरण ही प्रादेशिक पदानुक्रम कहलाता है। प्रादेशिक पदानुक्रम की अवधारणा में माना जाता है कि प्रत्येक प्रदेश को पदानुक्रम में संगठित किया जा सकता है। पदानुक्रम के विभिन्न क्रम या सोपान जनरलाइजेशन की मात्रा पर आधारित होते हैं। सामान्यीकरण, जहाँ जहाँ सामान्यीकरण कम होता है अथवा विशिष्टता अधिक होती है वहाँ निम्न पदानुक्रम के प्रदेश होते हैं, और जहाँ सामान्यीकरण अधिक होता है वहाँ उच्च क्रम के प्रदेश, उच्च पदानुक्रम के प्रदेश पाए जाएंगे। निम्न सामान्यीकरण के प्रदेशों को मिलाकर उच्च पदानुक्रम के प्रदेश क्रमशः बढ़ाए जाते हैं तथा इस प्रकार पदानुक्रम के स्तर बढ़ते जाते हैं। सबसे निचले पदानुक्रम के निचले स्तर पर उदाहरण के लिए कोई खेत या मकान हो सकता है, लेकिन उनमें ज़्यादा आपस में सामान्यीकृत विशेषताएं कम होती हैं, आपस में भिन्नताएं हो सकती हैं उसमें। ऐसे सबसे निचले स्तर के अध्ययन धरातलीय अध्ययन कहलाते हैं। प्रेस्टन जेम्स के अनुसार ऐसे अध्ययनों में सामान्यीकरण नगण्य होता है। जब निचले लेवल से शुरू करते हैं तो सामान्यीकरण कम पाया जाएगा। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में उच्च सामान्यीकरण पाया जाता है वहाँ उच्च पदानुक्रम के प्रदेश विकसित होते हैं। निम्न सामान्यीकरण निम्न स्तर पर होता है, उच्च सामान्यीकरण उच्च स्तर पर पाया जाता है। निम्न स्तर पर थोड़ी भिन्नताएं अधिक मिलेंगी ग्राउंड लेवल पे। ऐसे उच्च सामान्यीकरण पर आधारित प्रादेशिक अध्ययनों को कोरोग्राफी, पारंपरिक रूप से कोरोग्राफी कहा जाता रहा है, खासकर जर्मनी के क्षेत्र में। पदानुक्रम के विभिन्न वर्गों को हम मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज में, श्रेणियों में रख सकते हैं। नंबर 1 है पड़ोस या नेबरहुड। ये सबसे छोटा या सूक्ष्म प्रदेश कहला सकता है। इसको नेबरहुड या माइक्रो रीजन भी कहते हैं। कोई छोटा सा पंचायत भवन, सभा स्थल, मार्केटिंग एरिया या ऐसा कोई सोशल सेंटर है, धर्म स्थल वगैरह, ये सबसे छोटे स्तर के है ना माइक्रो रीजन्स हो जाते हैं, जो जिनको हम 1:10,000 के मापनी पर जिनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद इससे बड़े स्तर के क्षेत्र को हम जिला या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। ऐसे क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, इनका मापनी 1:50,000 पर रखी जा सकती है। इससे ऊपरी पदानुक्रम के स्तर को
हम प्रांत या प्रोविंस, स्टेट, राज्य ये नाम दे सकते हैं। ये मध्यम स्तर का प्रदेश है जिसमें एक से ज़्यादा जिले शामिल हो सकते हैं। इस प्रदेश का केंद्र कोई प्रांतीय राजधानी हो सकती है। ऐसे अध्ययन 1:1,00,000 की मापनी पर किए जा सकते हैं। और सबसे ऊपर का जो बृहत प्रदेश है उसे हम प्रखंड या सेक्टर का नाम दे सकते हैं। इसके अंतर्गत कई प्रांत के हिस्से भी शामिल हो सकते हैं अथवा एक विशाल प्रखंड या सेक्टर की आकार का राज्य भी उसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसे अध्ययन प्राय 1:50,00,000 की मापनी पर किए जा सकते हैं। नियोजन प्रदेशों, चूंकि पदानुक्रम प्रदेशों की आंतरिक विशेषता है और प्रदेश की अवधारणा प्रादेशिक नियोजन की केंद्रीय अवधारणा है, इसलिए नियोजन में भी जो प्रदेश बनेंगे उसमें भी पदानुक्रम अपने आप ही समाहित हो जाता है। नियोजन के लिए किया जाने वाला कोई प्रादेशिकरण किसी क्षेत्र के प्रादेशिक यथार्थ का क्रमबद्ध अनावरण है। इसका अर्थ है कि क्षेत्र में प्रदेश पहले से मौजूद होते हैं तथा हमें केवल उन्हें खोजना होता है। इनका संबंध वैसा ही है जैसे किसी उपकरण और उसके विभिन्न हिस्सों का होता है। जैसे कोई उपकरण अपने विभिन्न उपतंत्रों से मिलकर बना होता है, ऐसे ही कोई प्रदेश भी किसी उप प्रदेश के फिर तृतीय स्तर के प्रदेश, इन सब से मिलकर बना होता है। आमतौर पर नियोजन प्रदेशों को हम 3 लेवल त्रिस्तरीय सिस्टम के रूप में पहचान सकते हैं। सबसे जो पहला प्रदेश है सबसे निचले स्तर पर, उसे हम सूक्ष्म नियोजन प्रदेश या माइक्रो रीजन के रूप में जानते हैं। ये सबसे छोटे हैं और इनमें कोई एक विशेषीकृत आर्थिक उत्पादन चक्र विकसित करने की संभावनाओं से युक्त होता है। जैसे मान लो कृषि की बात करें तो पंजाब का मैदान ले सकते हैं, जल विद्युत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ले सकते हैं, पर्यटन की दृष्टि से सूक्ष्म प्रदेशों में कश्मीर, हिमाचल, केरल, राजस्थान वगैरह को लिया जा सकता है। ऐसी अपार संभावनाओं के क्षेत्र को नियोजन के उद्देश्य हेतु एक सूक्ष्म प्रदेश माना जा सकता है। किसी सूक्ष्म प्रदेश में ऐसे क्षेत्र को लिया जाना चाहिए जिससे इसके पड़ोसी क्षेत्रों से कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर या विशिष्ट संभावनाओं के आधार पर आसानी से पहचाना जा सके। सूक्ष्म प्रदेश के आकार को मानक रूप से तो व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका आकार स्थान व समय के अनुसार बदल सकता है। कुल मिलाकर इस स्तर पर प्राकृतिक प्रदेशों को ही आधार बनाकर सूक्ष्म प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। प्राकृतिक तत्वों को या स्थलाकृतिक आधार पर इनकी सीमांकन करते हैं। दूसरा जो है प्रदेश वह मध्यवर्ती नियोजन प्रदेश है जिसे मेसो रीजन कहते हैं, मध्यम आकार के। सूक्ष्म प्रदेश अपनी विशिष्ट पहचान वाले होते हैं तथापि अपने निकटतम सूक्ष्म प्रदेशों से उनमें कुछ समानता भी हो सकती है। नियोजन प्रदेशों के पदानुक्रम में स्थित इन मध्यवर्ती प्रदेशों में कुछ सूक्ष्म प्रदेशों को शामिल किया जाता है, उनसे मिलकर ये मध्यवर्ती प्रदेश बने होते हैं। कम से कम 2 सूक्ष्म प्रदेश मिलेंगे तो एक मध्यवर्ती प्रदेश का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार का संयोजन या तो प्राकृतिक पृष्ठभूमि या उन प्रदेशों की समस्याओं और संभावनाओं या उन प्रदेशों की सूक्ष्म प्रदेशों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। सूक्ष्म प्रदेशों को मिलाकर मध्यवर्ती नियोजन प्रदेश बनाने का उद्देश्य उनके संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा एकीकृत नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है। सूक्ष्म प्रदेशों के विपरीत मध्यवर्ती प्रदेश बहुउद्देशीय प्रदेश होते हैं। इनमें केवल एक से अधिक प्रकार की गतिविधियां इनमें पाई जाती हैं। आर्थिक गतिविधियां यहाँ संभावना उनकी मिलती है, उनकी उपलब्धता पाई जाती है। उनमें न्यूनतम एक राष्ट्रीय महत्व का विशेषीकृत आर्थिक उत्पादन चक्र हो सकता है और साथ ही राष्ट्रीय या प्रादेशिक महत्व के कई उत्पादन चक्र हो सकते हैं।
इसका उदाहरण हम ले सकते हैं दामोदर घाटी बेसिन। ये एक मध्यवर्ती नियोजन प्रदेश का उदाहरण है। इसमें 3 सूक्ष्म प्रदेश हैं। पहला राष्ट्रीय महत्व का कोयला खनन क्षेत्र, कोयला उसका पूरा राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पादक है। दूसरा, बेसिन के ऊपरी भागों में स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के वन क्षेत्र। तीसरा, प्रादेशिक महत्व की कृषि योग्य भूमि, यानी कि 2 प्रादेशिक महत्व की आर्थिक गतिविधियाँ और एक राष्ट्रीय महत्व की है, तो वो मेसो रीजन हो जाएगा। यद्यपि इन तीनों सूक्ष्म प्रदेशों का अपना विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन है, तथापि नदी बेसिन के कारण इन तीनों में एक प्राकृतिक सामंजस्य के प्रभाव से उच्च स्तरीय प्रादेशिकरण पाया जाता है। तीसरा जो है वो उच्च स्तरीय नियोजन प्रदेश, ये जो कि विशाल, अपेक्षाकृत विशाल प्रदेश है, जिसे हम मैक्रो रीजन कहते हैं। एक विशाल क्षेत्र इकाई जिसमें अत्यंत विविधता युक्त प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। इनके आधार पर यह प्रदेश एक उच्च गुणवत्ता के जीवन को बनाए रखने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला आत्म केंद्रित प्रदेश बनने की क्षमता से युक्त हो जाता है। नियोजन प्रदेश के 3 स्तरीय तंत्र में यह प्रदेश सबसे बड़े हैं, जिनमें सामाजिक आर्थिक रूप से जुड़े कई मध्यवर्ती यानी मेसो प्रदेश निहित रहते हैं। कम से कम 2 मध्यवर्ती या मेसो रीजन प्लानिंग रीजन से एक वृहत स्तरीय मैक्रो रीजन का निर्माण होता है। किसी उच्च स्तरीय नियोजन प्रदेश का आकार परिवर्तनशील होता है। कोई भी आकार हम उसको सुनिश्चित नहीं कर सकते, लेकिन यह किसी भी देश के आकार और उसके विभिन्न संघटक मध्यवर्ती प्रदेशों के आकार पर निर्भर कर सकता है, करेगा।